नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका बिग इंटरव्यू में। यूपी में चुनावी गहमागहमी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है राष्ट्रीय लोकदल की भी गतिविधियां, लेकिन कई चुनौतियों के साथ। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल कई पड़ावों से गुजरकर यहां पहुंचा है। 3 पीढ़ियां, कई नाम, मगर जो सबसे बड़े नेता अगर इतिहास में झांक कर देखें और देश के सबसे बड़े किसान के नेता, सबसे बड़ी आवाज़ किसानों की, चौधरी चरण सिंह, वहीं से शुरू होता है इसका इतिहास इस पार्टी का। किसान की आवाज़ बनकर उभरे पहले ऐसे नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने विरोध किया, रूसी मॉडल पर जो खेती की बात वो करते थे उसका विरोध किया, और फिर धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गए, अपनी राह बनाई और देश के किसानों के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे। लेकिन क्या वो आवाज़ आज भी आरएलडी में है? और आने वाले दिनों में जो तीसरी पीढ़ी के युवराज हैं आरएलडी के, जयंत चौधरी, उनकी राजनीति कैसे होने वाली है? कई युवराज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, समाजवादी युवराज भी हैं, कांग्रेस के युवराज भी हैं, तो जाट के युवराज की राजनीति क्या होने वाली है? और 2017 क्या सबसे मुश्किल घड़ी है? कैसे रिवाइवल होगा? क्या रिवाइवल प्लान है? इन तमाम सवालों को जानने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद हैं जयंत चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। नमस्कार अजय जी। जयंत जी, 2017 क्या आरएलडी के इतिहास में सबसे अहम पड़ाव है? देखिए, सबसे अहम पड़ाव आप नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप निरंतर पब्लिक स्क्रूटनी को आप फेस करते हो, आपकी जवाबदेही रहती है। और भारत में कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी पार्लियामेंट का चुनाव है, कभी स्थानीय निकायों का चुनाव है, चुनाव होते रहते हैं। सबसे मुश्किल घड़ी है? यानी लगातार कैंपेन होता है। मुश्किल चुनौती ये है कि पिछले लोकसभा के चुनाव के परिणाम निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे। मैं खुद चुनाव हार गया, पार्टी के अध्यक्ष पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए। छपरौली गढ़ का किला भी, छपरौली विधानसभा है, बागपत पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते थे, तो अप्रत्याशित हार थी निश्चित रूप से। लेकिन उस चुनाव में जो मुद्दे थे और इस विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होंगे वे अलग हैं, माहौल अलग है। उस समय जिस तरह की दर्दनाक घटनाएं हुई थी, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, लोग बहुत इमोशनली एक चार्ज्ड वातावरण में थे, ध्रुवीकरण की राजनीति थी, और इसलिए मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार सकारात्मक नतीजे जरूर आने चाहिए पार्टी के। चौधरी साहब तो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, जिधर उनको पावर नज़र आता है उधर चले जाते हैं। वो किसानों के प्रति कमिटमेंट जो था वो कहाँ नज़र आता है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने भी जो है पॉलिटिकल समझौते, लोगों को जोड़ने का प्रयास, क्योंकि पार्टियां सब कुछ नहीं है, पार्टीज़ की डेफिनेशन चेंज होती रहती हैं, मुद्दे ज़रूरी रहते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? आप मुद्दों पे आप समझौता नहीं कर सकते। मुद्दों पे हमने समझौता नहीं किया। हम यूपीए के साथ गए, भूमि अधिग्रहण कानून पहली प्राथमिकता थी, 2013 में कानून बना। हमने 2013 में पार्टी जो सरकार में हम शामिल हुए थे, 2012 में साथ चुनाव लड़े थे। सो आपका इश्यूज़ के लिए क्या डेडिकेशन है, जब आपको सत्ता मिलती है आप अपने उन मुद्दों पे कहाँ तक काम कर पाते हैं, ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टी तो बदलती रहती है, पार्टी के नाम बदलते रहते हैं। भाजपा अब कहीं थी नहीं, जनसंघ था नाम, 2 MP थे, अब बीजेपी की सरकार है। तो जो इशू को उठाएगा पब्लिक उसे पसंद करेगा। कांग्रेस के साथ भी रहे। और हम राजनीति इसलिए करते हैं चुनाव जीतने के लिए, वरना हम एनजीओ भी चला सकते हैं, सोशल वर्क भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में अपने मुद्दों को जनता के बीच में रखें, अगर जनता उसे पसंद करे तो मतदान करे, आप सरकार बनाएं, सरकार बना करके आप अमल करें और लागू करें। यही तो पॉलिटिक्स है। कि आरएलडी का, और आरएलडी मतलब अब जयंत चौधरी का, कि पॉलिटिकल एजेंडा क्या है आने वाले दिनों में, वो किस रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं और पब्लिक पॉलिसी में आपको अपना एक कोर फोकस बना के चलना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि आज भी अगर आप एग्रेरियन डिस्ट्रेस की तरफ देखें, जो एक संकट की स्थिति किसान के लिए है, हम अपने सोसाइटी में आज तक उत्पादक को सही सम्मान नहीं दे पाए। चाहे वो नए विचार के रूप में कोई हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाला कोई आदमी हो, क्रिएटिव आदमी हो जो कलाओं के क्षेत्र में कुछ बनाता हो, या किसान हो जो पैदा करता है।
आज किसानी घाटे का सौदा है। हाँ, लोग किसानी आप छोड़ नहीं, रहे हैं। किसानी नहीं, आप कुछ बनाएंगे तो आप घाटे के सौदे में रहेंगे, अगर आप आगे उसे बेचेंगे और कुछ हेरा फेरी करेंगे तब आप ठीक है। किसान एक तो मंडी की मार खाता है कि उसको राइट प्राइस नहीं मिल पाता, फिर प्राकृतिक मार झेलता है, लोगों का विश्वास टूट चुका है। अब ये जो नई योजना आई है, प्रचार ये किया जा रहा है कि इससे जो है सारी समस्याओं का सलूशन है, लेकिन वास्तव में आप जाके देखिए, अभी 27 तारीख में हमारे कार्यकर्ताओं ने खतौली में, मुजफ्फरनगर में आता है, धरना दिया है फसल बीमा योजना के विरोध में। उनका कहना ये है कि हमारा कभी 50% घाटा जो किसान गन्ना बोते हैं उनका होना नहीं है। प्रीमियम आप ज़बरदस्ती काट रहे हैं किसान से, जो किसान नहीं दे सकता उससे आप ज़बरदस्ती प्रीमियम बैंक काट करके दे रही है। फिर वही पुरानी व्यवस्था, पटवारी की रिपोर्ट जाएगी, जबकि आपने ये वादा किया था कि हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो वही जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम में है, नई शक्ल में फिर सामने आ रहा है, वो वही चीज़ है। तो वही पुरानी स्कीम है, उसको आपने जो है रीब्रांडिंग करके लॉन्च कर दिया, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की है, लेकिन कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वामीनाथन आयोग की लोग बात कहते हैं कि वादे किए गए थे कि लागत का 1.5 गुना भाव लाभकारी मूल्य के रूप में हमें दिया जाएगा। व्यापार नीति की तरफ लोग सवाल उठाते हैं, जब किसान की फसल तैयार होती है तभी जो है बाहर से क्यों मंगाया जाता है, तभी जो है निर्यात पे प्रतिबंध क्यों लगता है। तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, जो अर्बन बायस है पॉलिसी में सरकार की तरफ से, उसका विरोध आज भी लोग करते हैं। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है। सेकंड, मैं यंग हूँ, देश बदल रहा है, लोगों का सोचने का ढंग, जीने का ढंग बदल रहा है। शहरीकरण में हमारे गांव के लोग भी, उन्होंने भी सपना देखा है, उनको किस तरह से बेहतर शिक्षा मिल सकती है, उन नौजवानों के लिए रोज़गार का बड़ा क्वेश्चन है। जयंत चौधरी पूरी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। जो मौजूदा व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, जो ढांचा है, उसको, उसमें बुनियादी बदलाव की बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों ना हो, आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। जो अंग्रेज़ हमारे लिए छोड़ गए वही सही है, हम उस चीज़ को क्यों माने। तो ये होगा, चौधरी लेकिन साहब ने विरोध किया कि रशिया में अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग हो रही है तो हमारे यहाँ वही सिस्टम चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, और वो नहीं चलता, और उन्होंने विरोध किया तर्क के आधार पर। लेकिन ये होगा कैसे? इतना बड़ा, इतने बड़े बदलाव के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा जनमत चाहिए, लेकिन आरएलडी तो एक पॉकेट में सिमट गई अभी है। तो फिलहाल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास जनमत नहीं है, हमारे पास कोई स्थान नहीं है। विधानसभा में हमारे लोग हैं, वो प्रयास करते हैं, लेकिन उन पे संख्या नहीं है। और अब तो जनमत केंद्र की सरकार के पास है, जनमत अखिलेश की सरकार के पास है, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, यंग आदमी हैं। अब समय कम रह गया, बात अलग है, लेकिन अभी तो हम विपक्ष की भूमिका निभा करके इन इश्यूज़ को रेस करेंगे, लेकिन वो निकल के नहीं आए। अखिलेश कैसे नेता है? अखिलेश कैसे सीएम है? देखिए, 4.5 साल हो गए हैं, मुझे लगता है जो अंदरूनी उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट थे, उस कारण से वो उसी में जो है घिर के रह गए। लोकतंत्र का मतलब आप जो है जनता का ज़्यादा ध्यान दें, आप तंत्र में व्यस्त ना हो जाए। वे तंत्र में जो है व्यस्त हो गए। जो लोकतंत्र का मायना जो था उनका, जो जिस तरह से प्रचार उन्होंने किया था, चुनाव बहुमत के साथ जीत के आए थे। अब मैं नहीं कहूँगा, तंत्र भी परिवार के हाथ में है, मेजॉरिटी आपकी मिनिस्ट्रीज उनके हाथ में है, तो जवाबदेही उनकी बनती है। होम मिनिस्ट्री को वो देख रहे हैं, तो जवाबदेही उनकी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं फेल रहे अखिलेश लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और जवाब उस पर दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि इसकी पिछली सरकार बहुत अच्छी थी, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अखिलेश, ये कहा जाता है कि जब जब समाजवादी सरकार आती है तब तक गुंडागर्दी बढ़ जाती है। फिर से एक बार वही दिख रहा है यूपी में। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भी यहीं पर भी नजर आ रहा है उनके खिलाफ। देखिए, एक पॉलिटिकल कल्चर का सवाल होता है। समाजवादी पार्टी में जो कल्चर है, उसमें अगर कोई कार्यकर्ता नेताजी से जाके शिकायत करेगा तो नेताजी नहीं रुक पाएंगे, उनके परिवार के लोग नहीं रुक पाएंगे, वे सीधा जो है कप्तान पे दबाव बनाएंगे, वे इंटरफियर करेंगे। ये जो अनावश्यक राजनीतिकरण हुआ है, पुलिस तंत्र का हुआ है, प्रशासन का हुआ और है, अपराध का भी, और अपराध का तो है ही। अपराध जो है संगठित गिरोह इसलिए बढ़ रहे हैं। पहले तो अपराध होता था कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई है, मूछ की लड़ाई है, या हमारे घर के दो घरों के संबंध खराब हैं तो वो चले आ रहे हैं। अब तो माफिया है, खनन माफिया है, ट्रांसफ़र माफिया है, भू माफिया है, आपके हर चीज़ में माफिया आ गया है। इनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सारी जानकारी रहती है, पॉलिटिकल सिस्टम का ये लोग हिस्सा बन चुके हैं। और मेरा मानना ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको कहती हैं, मायावती जी भी कहेंगी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कहेगी, लेकिन आप सब जगह देखिए क्राइम नहीं हो रहा। इसका उपाय क्या है? इनके पास कोई उपाय नहीं है। आप कह रहे हैं कि हर सरकार में, हर पार्टी की सरकार में क्राइम होता है, और
इनका इलाज नहीं है किसी के पास में, तो इलाज है क्या? क्या जयंत के पास कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स का एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट दिया था, गाइडलाइंस इशू किए थे, सारी सरकारों को हिदायत दी थी। उसे आपने सही रूप से लागू नहीं कर पाए। उसमें प्रावधान था, अगर किसी आम आदमी की शिकायत पुलिस से है तो एक इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन होना चाहिए। उसमें प्रावधान था कि सीनियर ऑफिशियल्स को आप एक सिक्योर टेन्योर दीजिए। ये मत कीजिए कि समाजवादी कार्यकर्ता ने शिकायत की और कप्तान का तबादला हो गया। ये तबादला जो कल्चर है, अगर आपके एरिया में कोई क्राइम बड़ा हो जाता है, सिर्फ एसएसपी को शिफ्ट कर देने से क्या हो रहा है? वो कहीं और ज़िले में जाएंगे। तो आपको जज करना चाहिए, मेरिट बेस्ड लोगों को बढ़ाना चाहिए। जो अनावश्यक राजनीतिकरण हुआ है पूरे सिस्टम का, राजनीति के चंगुल से हटाना पड़ेगा पुलिस को, पुलिस या तंत्र को। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यूपी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा राज्य है, और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री नोएडा आना नहीं चाहते। कई जिले ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री जाते ही नहीं है। इतना बड़ा राज्य है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी उस पद पे, इंपॉर्टेंट पद पे बैठा हूँगा तो मैं कैसे करूँगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रशासनिक नज़रिए से, सिर्फ प्रशासनिक नज़र से अगर आप देखें दृष्टिकोण से, अगर इसके बंटवारा हो जाए, पुनर्गठन हो जाए, छोटी इकाइयाँ बनेंगी तो एक जवाबदेही बढ़ेगी और सिस्टम बेहतर काम कर पाएगा। तो आप चाहते हैं कि स्टेट का, राज्य का बंटवारा हो जाए? राज्य का पुनर्गठन एक इशू है। बंटवारा थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में लोग ले जाते हैं, उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बंटवारे शब्द को नहीं देखते। उनको लगता है कि परिवार का बंटवारा हो रहा है। ये सिर्फ पुनर्गठन है और ये समय समय पर परिवर्तन होने चाहिए। ये इतनी सारी बातें जयंत चौधरी सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म की बात, वो कह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरा पुनर्गठन राज्य का हो। तो इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल ताकत चाहिए, तब जाकर के वो इन सपनों को साकार कर पाएंगे। और अपनी तरीके से, जैसा वो कह रहे हैं कि एक कानून पर आधारित न्यायपूर्ण व्यवस्था देने की बात वो कर रहे हैं इन तमाम राज्यों से। ये होगा कैसे? मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूँ, क्योंकि आपने भी जैसा कहा था कि ये वोट पॉलिटिक्स है, रास्ता वोट का है। वोट से आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी, सत्ता हासिल करनी पड़ेगी, तभी बदलाव ला पाएंगे आप। वो ताकत कैसे मिलेगी? क्या इसके लिए महागठबंधन की जो एक बात छेड़ी है अजीत जी ने, क्या वो रास्ता है? क्या रास्ता है? नहीं, देखिए, एक अलायंस ही महज रास्ता नहीं होता, लेकिन अच्छे लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा। और हमें उम्मीद ये है कि एक मंच बन रहा है। नीतीश जी की भी अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अपना एक पुराना परिचय है। और अब 4 तारीख में चौई साहब के क्षेत्र बागपत में एक किसान मजदूर स्वाभिमान रैली के रूप में सब पुराने लोग जो हैं इकट्ठे होंगे और एक कोशिश करेंगे इफ़ेक्टिव कैंपेन हो। हम अपने मैनिफेस्टो में इशू बाय इशू इन चीज़ों को, इन तर्कों को आगे ले पाएँ और जनता तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। ये एक चुनौती है। ये बातें सभी करते हैं, सभी दल करते हैं इस तरह की बातें, रिफॉर्म की बातें। आप जितनी आदर्श की बातें कह लीजिए, वो सारे दल कहते नजर आ रहे हैं, देश सुनता भी रहा है। अब जब आप महागठबंधन की बात कह रहे हैं, महागठबंधन के रास्ते जाने की बात कर रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बाकी दलों को ट्राई कर लिया, सबके साथ गठबंधन कर लिया, अब बचे खुचे दलों के साथ आप जा रहे हैं, उनको बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप यूपी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखिए, किसने किसके साथ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किसी पार्टी को छोड़ा है? मायावती जी के साथ सरकार बनाई, वो हमारे साथ जा चुके हैं। मुलायम सिंह जी जा चुके हैं मायावती के साथ, कांग्रेस के साथ सपोर्ट करते थे और विरोध भी करते थे, लेफ़्ट के साथ रहे, फिर लेफ़्ट को उन्होंने साथ छोड़ दिया। सब पार्टीज़ करती हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अब इसमें, क्योंकि ये एक मीडिया का एक रहता है, ये कोशिश रहती है कि हम पेंट किया जाए पॉलिटिशियन को कि ये जो है रोज़ अपनी भाषा बदल देते हैं। आप अलायंसेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके मुद्दे नहीं चेंज होने चाहिए। जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं, जानकार, कि चौधरी चरण सिंह साहब एक किसान के मुद्दे को पकड़कर चल रहे थे, किसानों की आवाज़ बनकर चल रहे थे। वो आवाज़ को छोड़ दिया, उस सिद्धांत को छोड़ दिया चौधरी अजीत सिंह साहब ने। वो पावर जहां मिला, कुर्सी जहां मिली, वहां जाते रहे, इसलिए विश्वसनीयता खो दी। इसलिए आज पार्टी की को बड़ा नुकसान हुआ इससे। जो हमने फैसले चौधरी अजीत सिंह जी ने भी लिए, आप पीछे मुड़ के अब आप कहें कि ये गलत था, ये सही था, उन्होंने हमेशा अपने लोगों को केंद्र बिंदु बनाकर ही वो फैसले लिए कि उनका हित कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, और ये राजनीति में करना पड़ता है। अब इशू ये है, क्या लगता है कि इशू ये है कि शायद कमी ये रही कि जिस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि अब ये नया तंत्र आ गया है मीडिया का। अब हर एक आदमी पे मोबाइल फ़ोन है, हर चीज़ का विश्लेषण हर एक आदमी करता है बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। तो उन तक
आप क्यों किसी फैसले को लेते हो और उनका मत हम ले लें फैसला लेने से पहले, ये एक प्रक्रिया जो है हमें और दुरुस्त करनी चाहिए। और अब हो रही है, अब प्रयास भी कर रहे हैं। पार्टी की ऑनलाइन मेंबरशिप है और कैंडिडेचर को लेके भी आप देखते हैं कि और पार्टियों पे तो आरोप लगते हैं कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट मिल जाएगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की राय पे ही हम टिकट वितरण करेंगे। तो महागठबंधन अगर बनता है तो उसमें कौन कौन से दल होंगे? क्या अखिलेश भी होंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सीधे अखिलेश के खिलाफ आप नहीं कुछ बोल रहे हैं। मैं जो भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। सरकार की कमियाँ हैं, दंगे क्यों हुए हमारे यहाँ। सरकार की कमी मतलब अखिलेश की कमी? हाँ, राज्य सरकार ने घोषित किया था कि हम किसान वर्ष मनाएंगे। हाँ। उसी साल में जो है ओले पड़ गए और फिर किसानों को चेक नहीं मिल पाया, कोई राहत नहीं मिल पाई। आपने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे यहाँ यूपी में एक फार्मर कमीशन बनाएंगे और 1.5 गुना भाव लाभकारी मूल बोनस दे के देंगे। अब ज़मीन एक्वायर होगी तो 6 गुना भाव देंगे। किसान का कर्जा 50,000 रुपये हम माफ़ करेंगे। बिजली के संबंध में आपने वादे किए थे, तो वादे वो नहीं पूरे हो पाए। और इसमें तो आज सीएम अखिलेश फेल रहे? नहीं, निश्चित रूप से कमियां रही हैं उनकी। तो उनके साथ अब इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो आदमी अच्छा है बुरा है। सवाल ये है कि आपकी सरकार कितनी परफॉर्म कर पाई जनता के। और उसमें जहां मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों की नाराजगी है। अभी जो आप कह रहे थे, आपका सवाल था कि गठजोड़ का स्वरूप क्या होगा। हाँ। थोड़ा समय आप और दीजिए। चौधरी साहब और नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई है और मन बन गया है, फैसला हमने लिया है। और हम छोटी पार्टियों से, उत्तर प्रदेश की और पार्टियों से जिनका अपना एक बेस है, उनसे भी बात कर रहे हैं। मैं फिर से वहां आता हूं कि क्या वाकई आरएलडी सबसे मुश्किल दौर में, इसलिए अब तिनको को बटोरने की नौबत है अभी और फिर से आशियाना बनाने की ज़रूरत है। और यही सबसे बड़ी चुनौती जयंत चौधरी के लिए है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति अब करनी है आगे, उनके सामने पूरा भविष्य। देखिए, चुनौती ज़रूर है। यूपी बहुत बड़ा है और हर सीट पे चुनाव लड़ना, इस गठजोड़ के लिए अच्छे लोगों का चयन करना अभी जो है, क्योंकि समय कम रह गया है और हमने अब मंच बनाया है, तो ये चुनौती है। और बहुत एक बड़ा प्रचार हमें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं उस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब कोई पार्टी फैसला लेती है, कोई भी संगठन मन बनाता है, तो ये एक साफ मन से किया जाता है, पॉजिटिव विचारों के साथ किया जाता है। ये हमने फैसला लिया है, मन साफ है, उत्तर प्रदेश के हित के लिए लिया है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लिया है। उस चुनौती को हम स्वीकारते हैं। मैं वो फार्मूला तलाशना चाह रहा हूँ कि जयंत चौधरी का वो फार्मूला क्या है जिससे पार्टी को रिवाइव करेंगे। वो पूरी यूपी में जाएंगे, वो पूरा सारे रिफॉर्म्स को ला पाएंगे जिसकी बात कर रहे हैं। फार्मूला मुझे पता होता तो ऐसा नहीं है, चुनाव भी नहीं हारते। तो ये पब्लिक के हाथ में है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता। आपको बहुत आत्मसमर्पण की भावना के साथ निरंतर लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। जयंत चौधरी जो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो युवराज के तौर पर मैं अगर देख रहा हूं तो एक तरफ युवराज हैं अखिलेश, काफ़ी आगे निकल गए हैं। वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, उनके कई कामों की तारीफ भी हो रही है। व्यक्तित्व के तौर पर आपने खुद कहा कि अच्छे व्यक्ति हैं वो, जो लोग भी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो भी युवराज हैं, वो किसान यात्रा निकल के चल रहे हैं, आप किसानों की पार्टी होने का दावा करते हैं। इन युवराजों के बीच में देखिए कोई इसमें ये थोड़ी ना होता है कि मतभेद है, ये हमें तलवार उठा के लड़ना है एक दूसरे के साथ। हमारे इश्यूज अलग हैं। अगर कोई भी मेन स्ट्रीम की पार्टी इन इश्यूज को पकड़ ले, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं देख रहा हूँ एक चीज़ कि जयंत चौधरी बहुत ही आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, मतलब आदर्श तक को पहुँच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बुनियादी बदलाव करनी होगी, बुनियादी स्तर पे जाके लड़ना होगा। लेकिन जब लड़ने की बात आती है, बात कर रहे हैं लेकिन लड़ने की बात आती है तो वो लड़ाई दिखाई नहीं देती है। आप हरित प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या लड़ रहे हैं आप? उत्तराखंड बना, झारखंड बना, लड़ाइयाँ लड़ी गई, वहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ हुई, तब संघर्ष हुआ तो मिला। यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं नजर आती है मुझे। नहीं तो आप लड़ाई ही देखना चाहते हो क्या? लड़ाई नहीं होनी वो चाहिए। संघर्ष जमीन पर तेलंगाना बन गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल। और वे सही भी नहीं है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि सरकार तब जाके हड़कंप में आती है जब उसकी जो है टांग खिंचाई की जाए, जब बिल्कुल हाथ मरोड़ दिए जाए। जब आप देखिए लगातार एजिटेशन होते हैं, कोई रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन कर रहा है, कोई अपने राज्य के लिए एजिटेशन कर रहा है। सरकार को पहले ही संवेदनशील हो जाना चाहिए। तेलंगाना का मूवमेंट इतने समय चले, हम भी उसमें समर्थन में करते थे। मैं जाता था वारंगल में, हैदराबाद में, लगातार मीटिंग्स में मैं गया, क्योंकि हमारी पार्टी का छोटे राज्यों के हम पक्षधर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी रहे हैं, पार्लियामेंट में इस इशू पे वो बोल चुके हैं। अब टीआरएस के आप नेता से पूछ सकते हैं, श्री चंद्रशेखर राव जी ने, चौधरी साहब ने बहुत लंबे समय एकजुट होकर काम किया।
तो ये हमारा एजेंडा आज से नहीं, एक चुनाव के लिए नहीं है, बहुत लंबा है। लेकिन सवाल ये उठता है तो दिल्ली की नकेल कस सकते हैं। हम दिल्ली निर्भर करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली का पे बहुत पानी हद बंद तक। कर देंगे, आप कहेंगे कि देखो उनकी गुंडागर्दी। तो लोकतंत्र तो ऐसे नहीं चलता ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे सिस्टम में विश्वास है। जयंत चौधरी के फ्यूचर पॉलिटिक्स को जो मैं समझना चाह रहा था, उसको मैं इस तौर पर समझूं कि वो बुनियादी बदलाव के लिए ज़मीन पर लड़ना चाहते हैं अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। हिंसा उसमें नहीं है। हिंसा उसका भाग ले नहीं सकता, और रेवोल्यूशन का टाइम नहीं है। जब मैं बुनियादी परिवर्तन की भी बात कर रहा हूँ, मैं क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रांति की एक जेनरेशन गया था, जिस ओर जवानी चढ़ती उस ओर जमाना चलता है, नारा आज भी लगाया जाता है। लेकिन हमें ढांचे में रहकर देखना पड़ेगा। जो अच्छे लोग जो इन चीज़ों, इन मुद्दों की वकालत कर सकते हैं, उनको चुनना पड़ेगा। चलिए, मैं आखिरी बात एक आपसे समझना चाह रहा हूँ। अब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इस वक्त आपको, इन सारी बातचीत को सुन रही है बहुत ही करीब से, क्योंकि वो जयंत चौधरी में दिलचस्पी है उनकी कि एक मतलब युवा हैं, युवा नेता हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। अखिलेश से भी बड़ी उम्मीदें थी, उनसे जुड़े थे 2012 में लोग, पता नहीं कितनी पूरी हुई हैं, ये 2017 में पता चलेगा। जयंत चौधरी से क्या क्या उम्मीद करें वो 2017 में जो वोट डाले जाएंगे, तो किन बातों की वजह से जयंत चौधरी को वो चुनें या वोट करें? पहले तो गुड गवर्नेंस का एक इशू है, और मैंने आपको एक रास्ता भी दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, हल क्या है। पुलिस रिफॉर्म्स किया जाए, राजनीतिकरण पे रोक लगाई जाए, सरकार किसी एक क्षेत्र या एक जाति के लिए काम ना कर पाए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हम ला सकें, सरकारी खर्च पे हम लोग ध्यान दें। हमारे यहाँ जो है सरकारी खर्च पे कोई ध्यान ही नहीं देता। बजट यूपी में ऐसे आए हैं, जो सरकारी विभागों ने प्रपोजल दिए थे, वो बजट जो है खर्च नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी आपका, और मेरी ढेरों शुभकामनाएं। मैं ये उम्मीद करूंगा व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात करके, जो मैं आपको समझ पाया हूं, कि आप जिन बुनियादी बातों को उठा रहे हैं उस पर आप कायम रह सकें और उस पर आप चल सकें, उसकी लड़ाई लड़ सकें। तो वाकई उसकी ज़रूरत भारतीय राजनीति में है, और मुझे लगता है कि जो एक वैक्यूम है, किसानों की आवाज़ हो या फिर इन बुनियादी मुद्दों की, उसका चेहरा बन के आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ स्टेट पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो ये है जयंत चौधरी, बातें कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं बुनियादी, जो कभी कभी आदर्शवादी भी आज के राजनीतिक सच्चाई को, हकीकत को देखते हुए, सियासी हकीकत को देखते हुए लगने लगता है। लेकिन जयंत कह रहे हैं कि यही असली मुद्दे हैं, और इसी पर रह करके वो लड़ेंगे, चाहे जो बाकी राजनीतिक दल जो भी कर रहे हों वो उनसे टकराएंगे, क्योंकि ये सच्चाई की राह पर हैं। तो क्या ये भी उन युवराजों की तरह सामने उभर करके आता दिखेंगे? फिर से जो किला ढहा है आरएलडी का, उसको फिर से एक बार बुलंद करेंगे, और सिर्फ जाटलैंड ही नहीं बल्कि पूरे सूबे और पूरे देश में जयंत एक युवा राजनेता के तौर पर उभरते दिखेंगे आने वाले दिनों में। हमें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। पहली उसकी कड़ी दिखाई देगी 2017 में किस तरह से उभर कर आते हैं जयंत। तो ये था आज का बिग इंटरव्यू। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी हस्ती से। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।